नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में हम हर दिन एक खास कमोडिटी की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़े रिस्क कौन कौन से हैं और इन रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। एक्सचेंज की तरफ से क्या क्या उपाय किए गए हैं और कैसे उन उपायों के जरिए रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकता है। कमोडिटी मार्केट के इतिहास को अगर आप देखें तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है हिंदुस्तान का, लेकिन लीगल ट्रेडिंग मैकेनिज्म की शुरुआत 2003 में हुई थी, जब दोनों एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी। और पिछले 20 सालों में रिस्क मैनेजमेंट फ्रंट पर काफ़ी काम हुए हैं, चाहे वो मजबूत मार्जिन सिस्टम को लेकर हो या फिर तमाम तरह के रिस्क को कम करने की कोशिश हो। और धीरे धीरे इसको लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है और इसी मकसद से ये प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं कि लोगों को मार्जिन सिस्टम के बारे में जानकारी हो, मार्जिन क्यों ज़रूरी है, क्यों उतार चढ़ाव भरे बाजार में मार्जिन कितना काम करता है, कैसे डिफ़ॉल्ट का खतरा कम करता है, ताकि इसके अलावा भी कई और तमाम तरह के रिस्क होते हैं जिसके जरिए मार्जिन के जरिए जिसे काफ़ी आसानी से कम किया जाता है। चलिए इस खास पेशकश को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी राय देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हेमंत सिंघवी हैं, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर है NCCL के यानी नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड से हैं, और साथ ही नरेंद्र वाधवा साहब है, प्रेसिडेंट है कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। चलिए शुरुआत सबसे पहले हेमंत सिंघवी जी आपसे करेंगे। कमोडिटी मार्केट में मार्जिन सिस्टम का काफी अहम रोल होता है। मार्जिन पूरे सिस्टम वैल्यू चेन को ड्राइव करता है और एक स्थिरता भी देता है। सबसे पहले आप बताइए मार्जिन कितने तरह के होते हैं हेमंत जी? नमस्कार सर। इससे पहले मैं एक बार NCCL के बारे में और क्लियरिंग कॉरपोरेशन का क्या रोल है वो थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को। NCCL नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड एक सेबी रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। ये NCDX का सब्सिडरी कंपनी है और इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी ट्रेड्स NCDX प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं उसका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोवाइड करना और एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी जो भी ट्रेड्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे होते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उसमें जो भी काउंटर पार्टी रिस्क है उसको सेटलमेंट गारंटी करके वो रिस्क को पूरा के पूरा समाप्त करना। और क्लियरिंग कॉरपोरेशन का मेन रोल वही है कि कोई भी अगर मेंबर डिफॉल्ट करे या अपना ऑब्लिगेशन मीट करने में फेलियर भी हो बट सिस्टम में कोई रिस्क नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी एक्ट करता है और वेरियस टूल्स होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए वो यूज करता है। उसमें मार्जिनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू ये रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। ने समझा दिया। आपका जो क्वेश्चन था कि कौन से डिफरेंट तरह के मार्जिन होते हैं, तो उसमें मेन मार्जिन एक जो मिनिमम मार्जिन किसी भी क्लाइंट को पोजीशन लेने के लिए जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ब्रोकर के थ्रू जो जमा करना होता है उसको मिनिमम मार्जिन बोलते हैं। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक जिसे बोलते हैं इनिशियल मार्जिन और एक बोलते हैं ELM एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन एक फिक्स परसेंटेज होता है जो नॉर्मली मिनिमम 1% है और बेस्ड ऑन द नीड जो भी रिस्क मैनेजमेंट के क्राइटेरिया उस पर वो बढ़ाया भी जा सकता है। जो मेन कंपोनेंट है इनिशियल मार्जिन, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। वो मार्जिन बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ऑफ कमोडिटी, उसको कमोडिटीज को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, लो मीडियम हाई, और उसके बेसिस पे एक मिनिमम मार्जिन है जो अनाउंस किया जाता है कि इस कमोडिटी में मिनिमम मार्जिन ये रहेगा जो भी 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। और ये एक्सरसाइज एवरी 6 मंथ की जाती है जहां पे कमोडिटी का कैटेगराइजेशन किया जाता है लो मीडियम हाई बेस्ड ऑन दी उसका क्या वॉलेटिलिटी रहा है। तो मिनिमम मार्जिन 8, 10 और 12 3 स्लैब्स हैं जिसपे हर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन के वो किस कैटेगरी में आता है उसका मिनिमम मार्जिन परसेंटेज सेट किया जाता है। उसके बाद में अगर वो कमोडिटी में ये सारा मार्जिन्स और पोजीशंस रियल टाइम बेसिस पे मार्जिनिंग की जाती है, तो उसमें किसी में अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता है ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग आवर्स, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम एक जो एल्गोरिथम है, जो फॉर्मूला है रिस्क का, उसके बेसिस पे ये मार्जिन डिफर होता है। अदरवाइज मिनिमम फ्लोर मार्जिन जैसा मैंने बताया 8, 10 और 12 डिपेंडिंग ऑन कौन सी कैटेगरी में वो कमोडिटी आती है वो मार्जिन चार्ज किया जाता है। आपने अच्छे से समझा दिया मार्जिन कितने तरह के होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, क्यों है ज़रूरी, तो ये तो आपने समझा दिया। लेकिन बाजार में जब उतार चढ़ाव बढ़ते हैं तो मार्जिन क्यों
दिया जाता है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं सर। जैसे मैंने बताया, अगर कोई उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा कमोडिटी में है, तो जो इसका एल्गोरिथम होता है, वॉलेटिलिटी बेस्ड जो मार्जिन होता है, वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ये वॉलेटिलिटी हमको दिन में 5 बार, मतलब एवरी 2 आवर्स कैलकुलेट करनी होती है, जिसमें ये वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप मार्जिन इंक्रीज होता है। इसके अलावा दूसरे जो और मार्जिन होते हैं, जो जैसा आप बता रहे हैं कि क्यों मार्जिन कम ज़्यादा होता है, तो इसमें एक एडिशनल मार्जिन करके टूल होता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास में, जहाँ पे कोई भी कमोडिटी में बहुत ही ज़्यादा अगर उतार चढ़ाव देखा जाता है, तो ये एक टूल यूज़ किया जाता है, जहाँ पे थोड़ा सा लीवरेज को कट करने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन दोनों पे एक फिक्स्ड मार्जिन परसेंटेज अनाउंस करके और वो मार्जिन लगाया जाता है उसमें। उसके अलावा अभी मतलब एडिशनल मार्जिन वगैरह जो है, उसके जगह हमने एक इवेंट बेस्ड सर्वेलेंस मार्जिन लगाया है सिस्टम में, जहां पे ऑटोमेटिकली वो कमोडिटी अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसका हाई लो उसके बियॉन्ड जाता है, तो वो मार्जिन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। तो ये सभी मेंबर्स और क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि अगर ये इसमें इतना वॉलेटिलिटी रहा, तो ये एडिशनल मार्जिन जो कि 2.5% लगता है दोनों साइड पे, वो ऑटोमेटिकली किक इन हो जाता है। हेमंत जी, एक और मेरा सवाल है, एनसीसीएल के जो यूनिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जिसकी बात आप कर भी रहे हैं, ये बाकी एक्सचेंजेस से अगर इसकी तुलना करें तो ये किस तरह का है? तो अगर अपन बाकी मार्केट से तुलना करें, चाहे कमोडिटीज लें चाहे इक्विटीज लें, ये जो इनिशियल मार्जिन जो वॉलेटिलिटी बेस्ड मैंने आपको बताया है, उसका लगभग सिमिलर तरह का फ्रेमवर्क है। एंड कमोडिटीज तो सिमिलर ही है फ्रेमवर्क, एक्सेप्ट के एग्री कमोडिटीज में मिनिमम फ्लोर मार्जिन अलग है और नॉन एग्री में अलग है बेस्ड ऑन दी वॉलेटिलिटी, और उनका कैटेगराइजेशन भी अलग होता है। बाकी अगर अपन फ्रेमवर्क देखें तो ऑलमोस्ट सभी में फ्रेमवर्क सिमिलर तरह का फ्रेमवर्क है कमोडिटीज में। सर, एक और सवाल होगा, जो फेयर और ऑर्डरली मार्केट चलने के लिए किस तरह के और मैनिपुलेशन को रोकने के लिए एनसीसीएल कैसे इन बात की सुनिश्चित करता है कि ये चीज़ें सही तरीके से ये पूरा सिस्टम चले, पूरे सिस्टम को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए आप लोग क्या क्या कैसे काम करते हैं आगे? जैसा मैंने बताया, एक तो मार्जिनिंग टूल जो हो गया कि ये मिनिमम मार्जिन जो कलेक्ट किए जाते हैं, इसके अलावा हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं क्लाइंट्स और मेंबर्स का पोजीशन। तो उसमें एक कंसंट्रेशन मार्जिन करके भी एक कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम ये देखते हैं अगर किसी क्लाइंट का एक बियॉन्ड पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड जो कमोडिटी में ओपन इंटरेस्ट है, उसका अगर क्लाइंट का होल्डिंग उससे ऊपर कोई पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर अगर जाता है, तो वो क्लाइंट को हम कंसंट्रेशन मार्जिन चार्ज करते हैं। और सिमिलरली अगर किसी मेंबर का भी जो टोटल उसका ओपन इंटरेस्ट है और उस कमोडिटी का जो ओपन इंटरेस्ट है उससे अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर जाता है, तो उसको वेरियस स्लैब्स हैं जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन मार्जिन चार्ज करते हैं। उसके अलावा एक्सचेंज में सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, सर्वेलेंस जो कंटिन्यूसली मेंबर्स और क्लाइंट्स का पोजीशंस ट्रैक करते हैं और उनकी ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर कहीं पे भी कुछ रेड फ्लैग्स वगैरह ऑब्जर्व करते हैं, तो फर्दर डिटेल्स उनसे लेते हैं ब्रोकर से, और वो क्लाइंट्स का जो भी ट्रेडिंग पैटर्न है उसमें आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शंस होते हैं वो लिए जाते हैं, जिसमें पोजीशन लिमिट जैसे एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, जहाँ पे क्लाइंट और मेंबर लेवल लिमिट्स डिफाइन कर रखी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर कोई क्लाइंट पोजीशन नहीं ले सकता है। अगर वो क्लाइंट उससे ऊपर जाता है इंट्राडे बेसिस पे भी, तो उनको ओपन इंटरेस्ट वायलेशन के लिए पेनल्टी लगता है। सिंगल ऑर्डर लिमिट, पोजीशन लिमिट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ज़रूरत से ज़्यादा सट्टेबाजी, अटकलबाजी ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ नरेंद्र वाधवा साहब भी हैं। नरेंद्र वाधवा जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि कमोडिटी मार्केट में अहम रिस्क कौन कौन से हैं और इन रिस्क को कम करने के लिए एक्सचेंज पर क्या रोबस्ट सिस्टम मौजूद है? आपके जो क्लाइंट के जो फीडबैक आपके पास आते होंगे, आपके मेंबर्स के जो फीडबैक आते होंगे, वो क्या कहते हैं इस बारे में? धन्यवाद विश्वमोहन जी। हेमंत जी ने बड़ा अच्छी तरह समझाया कि क्या क्लियरिंग सिस्टम है, क्या टूल्स अवेलेबल होते हैं एक्सचेंज लेवल पे और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लेवल पे, जिससे कि स्क्यूनेस और प्राइस की वोलेटिलिटी चेक करी जाए एक्सचेंज एंड पे। जैसे अभी हेमंत जी ने बताया, इनके पास 2 मेजर टूल होते हैं, मार्जिनिंग सिस्टम और एक ओआई होती है जिसको एक्सपोजर कहते हैं, कितना एक्सपोजर ले सकते हैं मेंबर क्लाइंट, क्या कंसंट्रेशन हो सकती है। ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं क्लियरिंग कॉर्प के, जिससे कि ये मार्केट की ऑर्डरली फंक्शनिंग करें।
जैसा हेमंत जी ने भी बताया, वार बेस्ड मॉडल है जो कि वैल्यू एड रिस्क होता है। ये मॉनिटर होता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे, एक्सचेंज लेवल पे भी होता है। और स्पैन मार्जिन होते हैं, जैसे बताया कि स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस एट रिस्क होता है, ये स्टैंडर्ड टर्म है। इसमें एफ एंड ओ की जो पोजीशन है, क्योंकि हमारी मार्केट जो है डेरिवेटिव मार्केट है, कमोडिटीज मार्केट में, एग्रीकल्चर मार्केट में, तो इसी के ऊपर ये दो टूल्स हैं एक्सचेंज के एंड में, जो कि अगर कोई स्क्यूनेस आ रही है, एबनॉर्मल कोई मूवमेंट है, तो इसको चेक किया जाए। और यही मेजर मार्केट, जब भी मार्केट प्लेस बनता है, जैसे एक्सचेंजेस हैं, यही मेजर रिस्क होते हैं कि कोई कंसंट्रेशन ना करे, कहीं उसको प्राइस को कोई ड्राइव करके ना ले जाए। क्योंकि हमने बार बार कहा है कि ये मार्केट जो है, ये इसका बेसिक पर्पस जो है एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी है और हेजिंग ऑफ प्राइस रिस्क है। तो ये मेजर जो है ये तभी होता है जब ये मार्केट ऑर्डरली चल रही हो, सारे जो फंक्शनरी हैं, जो एमआईआईज हैं और जो रेगुलेटर हैं, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और अलर्ट रहते हैं, और जितने जो जो जिनके पास टूल्स हैं उसको यूज करते हैं। एक और सवाल वाधवा जी आपसे होगा। हाल के दिनों में जिस तरह से कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था, उसके बाद लोगों ने मार्जिन सिस्टम पर सवाल उठाए थे। क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ और इस सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, या एक्सचेंज पर जो अभी मौजूदा मार्जिन सिस्टम है, जिस तरह से तेजी से यहां पर बदलाव होते रहते हैं, वो पर्याप्त है? आप इस पर क्या कहेंगे वाधवा जी? देखिए, मैं क्योंकि वेरियस कमेटीज में हूँ, सेबी की और एक्सचेंजेस की भी, और सीडैक का भी मेंबर हूँ, तो वहां पर ये एसओपीज, पीछे जैसे वॉलेटिलिटी थी, काफी हद तक एक्सचेंजेस ने एसओपीज बनाए हुए हैं कि इवेंट बेस्ड है, अगर ये इवेंट होंगे तो वो क्या क्या मार्जिन लगाएंगे, क्या एडिशनल मार्जिन लगाएंगे, क्या अपने मार्जिन को ऊपर करेंगे। और मेरे को लगता है कि उनको अलर्ट रहने की और एसओपीज पे काम करने की जरूरत है, अदरवाइज एवरीथिंग इज इन प्लेस। तरीके से चल रही है। क्या और कुछ सुझाव की जरूरत है आपके? बाकी जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी जो फीडबैक है उसके आधार पर कुछ सुझाव देने जाएंगे, क्योंकि एनसीसीएल के अधिकारी यहां पर हैं, तो लोगों के सामने अगर कुछ सुझाव इनको अगर आप दें जो बदलाव की जहां जरूरत लग रही है आपको। देखिए, कई जगह हमारे को एज ए मेंबर, क्योंकि जो काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के भी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, उनको लगता है मार्जिन ज्यादा है, और मार्जिन एक साइड है दोनों साइड होने की बजाय। तो उन चीजों को एक्सचेंज एंड पे मेरे को पता है, चाहे वो एमसीएक्स है या एनसीडीएक्स है, दोनों एक्टिव एक्सचेंजेस हैं और प्रोएक्टिवली काम करते हैं। बस ये है कि प्रॉम्प्टली उसको काम करना है, और प्रॉम्प्टली मार्जिन्स को दोनों साइड से न्यूट्रल चीज करके उनको एक्ट करना चाहिए। यही मेंबर्स की बार बार रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एनसीडीएक्स में हमने देखा, कई 2-3 बार इवेंट हुए हैं जो एक साइड रेट आते रहे हैं, तो उनको कैसे हमने वाइंड अप करना है, कैसे उसको वो करना है, अगर वो सारे पार्टिसिपेंट्स को पता है तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, सबको एक्सेप्टेबल होती है ये सारी चीज। हेमंत जी, आपसे मेरा ये होगा कि नए पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करने और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या कुछ काम करने की जरूरत है? आपको लग रहा है कि यार ये सही है अभी जो चल रहा है? नहीं, ये तो हमारा कंटिन्यूस एक्सरसाइज है जहाँ पे हम ये अवेयरनेस कमोडिटीज़ के बारे में क्रिएट करते रहते हैं, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग कितना इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। तो ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज हम करते रहते हैं जहाँ पे हम क्लाइंटों में अवेयरनेस और पूरा जो एग्री का इकोसिस्टम है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनको इसका रिस्क बताना और उसको कैसे फ्यूचर्स को यूज़ करते हुए वो मिटिगेट कर सकते हैं। तो वो अवेयरनेस एक्सचेंज की तरफ से हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं, और लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए वो डायरेक्शन में हम काफ़ी चीज़ उसमें कर रहे हैं। वाधवा जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा। जिस तरह से रेगुलेटरी लैंडस्केप में बदलाव हो रहा है और रिस्क मैनेजमेंट पर भी उसका काफ़ी असर हो रहा है कमोडिटी मार्केट में, इन बदलावों को किस तरह से लागू किया जा रहा है और मौजूदा माहौल में आपको लग रहा है ये सही चल रहा है सब कुछ? हाँ, जी वाधवा जी, आपसे सवाल था। देखिए, रेगुलेटरी रिजीम जो है वो, और उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि मार्केट जो है ऑर्डरली चलती रहे, और जिस तरह से हम काम करते हैं, एवर डायनेमिक मार्केट है, इसी तरह से रेगुलेटर को भी डायनेमिक होने की जरूरत होती है, और एक्सचेंजेस को भी डायनेमिक होने की जरूरत होती है। और मेरे को लगता है जिस तरीके से जिस तरह से
नए चेंजेस आ रहे हैं रेगुलेटरी रिजीम के अंदर, रेगुलेशन के अंदर, वो उसका पर्पस यही है कि मार्केट्स ठीक चलते रहें, मार्केट्स बढ़ते रहें। मैं दोबारा आपको बोलना चाहूंगा, ये मार्केट अभी जो कमोडिटीज के हैं, ये बहुत, इसके अंदर बहुत स्कोप है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इक्विटी मार्केट से कम 10 टाइम होते हैं। और एक और फिगर है 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन इकोनॉमी में इन कमोडिटीज मार्केट का बहुत बड़ा रोल आने वाला है। तो हमारा एफर्ट होना चाहिए एक्सचेंजेस का, रेगुलेटर का, एसोसिएशन जैसे सीपीआई है, कि वो एडुकेट करें ग्राउंड लेवल पे, मंडी लेवल पे, कि इसकी इंपॉर्टेंस बताए पाए हम पूरे चेन को, एफपीओस को, प्रोसेसर्स को, और जो जो भी इसके साथ इन्वॉल्व है, कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ये मार्केट बहुत बड़ी है और रेगुलेटर अपना काम प्रोएक्टिवली कर रहा है, हम भी अपना काम एज ए एसोसिएशन कर रहे हैं। अब हमारे को देखना है कि ये मार्केट जहां तक ये इसको पहुंचना चाहिए, ये वहां पहुंच पाए। जी, अभी लास्ट टाइम मुझे याद है मैं सीपीआई की एक मीटिंग में आया हुआ था, तो यहाँ कई सारे मेंबर्स, उनको लगता है कि यहाँ जो अभी मौजूदा मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको लग रहा है कि ये मार्जिन सही है मार्केट को देखते हुए, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें तेज़ी से बदलती हैं आजकल, उस वजह से ये रोबस्ट सिस्टम है, इतना मार्जिन ज़रूरी है, या आपको लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा मार्जिन लगाए गए हैं? देखिए, मैं इत्तेफाक करता हूं, जब आप हमारी कन्वेंशन में आए थे, मेरी भी आपसे बातचीत हुई थी। मेंबर्स का हमेशा ये कंसर्न रहता है कि मार्जिन ज्यादा हैं, बट एक सेट रूल दिया गया है, रेगुलेटर ने, एक्सचेंजेस ने सेट करा हुआ है, वो उसी के हिसाब से चलते हैं। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से वॉलेटिलिटी है मार्केट में, अगर हमारे पास मार्जिन सिस्टम पूरे नहीं होंगे, मार्जिन हम पूरे नहीं लेंगे, तो वो मार्केट की इंस्टेबिलिटी काफी ला सकते हैं। तो मार्जिन मेरे को लगता है काफी ठीक है, और उसके अंदर एक सेट फार्मूला है, एल्गोस बने हुए हैं, जैसे अभी हेमंत जी ने भी बोला। तो कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है कि आज किसी ने एडॉकिज्म कर लिया और मार्जिन ज्यादा लगा दिया या कम लगा दिया। सेट फार्मूला के साथ सारे काम होते हैं। मेरे को लगता है उनकी जरूरत भी है इन मार्केट में वॉलेटिलिटी को देखते हुए, और ठीक काम कर रहे हैं। सिस्टम काम करता है, आप अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं। एनसीसीएल के सीईओ, आपसे अब मेरा अगला सवाल होगा हेमंत जी, क्या आपको लग रहा है कि मार्जिन जो अभी मौजूदा मार्जिन सिस्टम है, जिस रेट से लगाए जाते हैं, क्या ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है? इस पर आपका व्यू क्या है? ये मार्जिन फ्रेमवर्क हम कंटिन्यूसली रिव्यू करते हैं, और मेरे ख्याल से अभी जो मार्जिन के लेवल्स हैं वो कोई भी तरह का रिस्क एड्रेस करने के लिए सफिशिएंट है, रीजनेबल लेवल्स पे है मार्जिन। एंड मेंबर से भी हमको फीडबैक है, डेफिनेटली ये रहता है कभी कि मार्जिन थोड़े कम होने चाहिए या रिव्यू करने चाहिए। बट जब कभी भी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती है, तो हमने देखा है कि ये जो अभी मार्जिन्स का स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो काफ़ी हेल्प किया है, और मेंबर्स को भी हेल्प किया है क्लाइंट का रिस्क मैनेज करने के लिए। तो ये ओवरऑल सिस्टम का रिस्क मैनेज करने के लिए लेवल्स मार्जिन के जो अभी करंट हैं वो सफिशिएंट हैं, और मेरे ख्याल से रीजनेबल हैं अभी के लेवल्स। इस शो का मकसद ही यही है कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को बताना, कि मार्जिन की अहमियत को बताना, मार्जिन की बारीकियों को बारे में बताना, और उस पूरे सिस्टम को। हालांकि शुरुआत में ही आपने सारे मार्जिन के बारे में बता दिया था। अब मेरा अगला सवाल हेमंत जी आपसे ये होगा, जो भी बिजनेसेस इसमें कमोडिटी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, और तो उनको कमोडिटी जो ये रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए और व्यवसाय को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उनको क्या आप सलाह देंगे? मेरी यही सलाह रहेगी, जो भी क्लाइंट्स ट्रेड करते हैं ब्रोकर्स के थ्रू, जो मार्जिन वो प्लेस करते हैं, तो जो भी अपफ्रंट मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वो उनको प्लेस करना चाहिए। वो उनकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। और अभी तो जो हमने नए सिस्टम डाले हैं, जो रेगुलेटर ने चेंजेस लेके आए हैं, जहाँ पे क्लाइंट लेवल पे मार्जिन का एलोकेशन होता है थ्रू ब्रोकर्स, तो उनका मार्जिन मनी पूरा सेफ है, क्योंकि उनको क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे पूरा ट्रांसफ़र करना होता है, और ब्रोकर जो क्लाइंट ने मार्जिन दिया है वो उसको एलोकेट करना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन एसएमएस और ईमेल के थ्रू क्लाइंट को भी जाता है, तो वो भी ट्रैक कर सकते हैं कि उन्होंने जो पैसा मेंबर्स को दिया है वो उतना उनका एलोकेशन मेंबर ने किया है कि नहीं किया है। तो ये उनका पैसा पूरा सेफ है। वो ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये जो भी सिस्टम्स हमने प्लेस किए हैं, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उससे वो पता लगा सकते हैं कि उनका एलोकेशन हुआ है कि नहीं मार्जिन का, और पूरे मार्जिन के साथ में काम करना चाहिए सिस्टम में, जो सभी की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है।
हालांकि रिपीटिटिव सवाल होगा, लेकिन इससे इससे कुछ और चीज़ें मैं निकालना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि एनसीसीएल रिस्क मैनेजमेंट को, पूरे इस ऑपरेशन को कैसे अप्रोच करता है, और कोई स्पेसिफिक अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो जहाँ पर रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी को आपने हाल में लागू किया हो, उस एग्जांपल के जरिए आप बता सके। सो जो रिसेंटली मैंने जो अभी एक्सप्लेन कर रहा था वही वाला, जिसके अंदर जो भी कोलेटरल्स आती हैं मेंबर से, अभी मेंबर्स को इट इज़ रिक्वायर्ड कि वो हर कोलेटरल को किस क्लाइंट का है उसका क्लाइंट का एलोकेशन उनको करके सिस्टम में अपलोड करना पड़ता है। तो जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, उस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में अगर मेंबर के नीचे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका इंडिविजुअल क्लाइंट्स का उनको कोलेटरल एलोकेट करना पड़ेगा। और जब कभी भी लेट से एक फ्रेमवर्क हमने डाला है जहाँ पे अगर कोई डिफॉल्ट होता है किसी मेंबर के वहाँ पे, तो अभी जो नॉन डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये पैसा पूरा डिफरेंशिएट कर लिया गया है कि किस क्लाइंट का कितना पैसा है। तो अगर कोई क्लाइंट ने डिफॉल्ट नहीं किया है तो उसका पैसा सेफ है। जो इससे पहले एक ब्रोकर लेवल पे डिफॉल्ट देखा जाता था, जिसमें चाहे क्लाइंट ने डिफॉल्ट किया हो या नहीं किया हो, उसका कोलेटरल वो रिस्क पे रहता था और जो भी ब्रोकर ने डिफॉल्ट किया उसके सामने एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अभी ये नए सिस्टम के अंदर अगर वो एक नॉन डिफॉल्टिंग क्लाइंट है तो उसका पैसा सेफ है, इवन दो मेंबर ने अगर डिफॉल्ट भी कर दिया है तो। उसके अलावा एक और नया सिस्टम आया है जिसके अंदर जितना भी पैसा क्लाइंट के अकाउंट में है, जो ब्रोकर के पास में कलेक्टेड है, वो उनको एंड ऑफ डे अपस्ट्रीमिंग कर देनी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में। मतलब वो अपने अकाउंट में नहीं रख सकते, वो पैसा उनको अपस्ट्रीम करके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के वहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर उनको वापस क्लाइंट को देने के लिए रिक्वायर्ड है तो वापस वो रिक्वेस्ट करके डाउनस्ट्रीम करेंगे और फिर वो क्लाइंट को पे कर सकते हैं। तो ब्रोकर के अकाउंट में भी कोई भी पैसा नहीं रहेगा, उनको अपस्ट्रीम करना पड़ेगा। एक और सवाल हेमंत जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, तो कि हाल में कोई ऐसे रिस्क मैनेजमेंट चैलेंजेस जो एनसीसीएल के सामने आया हो और उस रिस्क को आपने कैसे कम किया। एक केस स्टडी लोगों के लिए होगा कि कैसे आपने उस रिस्क को कम किया, ये जानना जरूरी है। इस पे कुछ आप बता सकते हैं जो हाल में लिए गए कुछ रिस्क मैनेजमेंट चैलेंजेज हो। अभी हाल में तो ऐसा कोई केस नहीं आया है जहाँ पे कुछ चैलेंज फेस करना पड़ा, बट मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा, जैसे जीरा की प्राइसेस में काफ़ी वॉलेटिलिटी था, हाई लो काफ़ी वेरिएशन था, प्राइसेस एक पर्टिकुलर लेवल से ऑलमोस्ट डबल हो गए थे और वापस नीचे भी आ गए बेस्ड ऑन जो भी मार्केट डायनेमिक्स है। तो अपन इसमें देखें तो जो अभी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है इसने कैसे अच्छे से ये मैनेज किया, वो आप ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी ऑटोमेटिकली मार्जिन्स इंक्रीज होते रहे और जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हुई वापस इन लेवल आ गए। तो सिस्टम में कोई भी तरह का रिस्क नहीं आया, किसी भी तरह का प्राइस बढ़ने या गिरने पे कोई भी क्लाइंट या मेंबर का डिफॉल्ट का या कंटिन्यूसली उसमें कोई डिफॉल्ट रिस्क है वैसा नहीं ऑब्जर्व किया। सो ये शो करता है कि जो करंट मार्जिनिंग फ्रेमवर्क और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमने डाल रखा है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है और वो ब्रोकर्स और क्लाइंट्स को भी उस सिस्टम ने काफ़ी हेल्प किया है। वाधवा जी, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा, आपकी उम्मीदें क्या है? अब कमोडिटी बाजार में जो रिस्क मैनेजमेंट की जो फ्यूचर्स है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं, और आप आने वाले सालों में एनसीसीएल को किस तरह से आप इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं, किस तरह का अप्रोच इन्हें अपनाना चाहिए? कुछ सलाह इनके लिए सर। देखिए, जैसे हेमंत जी ने भी कहा कि सिस्टमेटिक रिस्क जो है काफी कम हो गए हैं इन मार्केट्स में। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स जो आए हैं उसकी वजह से अभी जैसे इन्होंने समझाया अप स्ट्रीमिंग, डाउन स्ट्रीमिंग, एलोकेशन ऑफ फंड क्लाइंट लेवल पे, तो ये सारे मेजर हैं रेगुलेटर की तरफ से जिन्होंने ये सिस्टमेटिक रिस्क जो मार्केट में है जो कि पहले होते थे वो काफी कम हो गए हैं। ओनली पार्ट हमारे को देखना है कि ये मार्केट का स्कोप बहुत है। एग्री मार्केट के लिए ये एक्सचेंजेस बने थे काफी 2003-4 में। तो हमारे को लगता है कि अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट जो रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट वापसी आ जाएंगे तो ये मार्केट्स अपना एनसीडीएक्स और क्लियरिंग कॉर्प का जो है काम काफी बढ़ने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। उनको रॉबस्ट और जो एसओपी बेस्ड जो है सारे काम करने हैं, ये हमारे को बार बार देखते रहना है। इंटरनल उनके सिस्टम होने चाहिए इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करने के लिए, जो कि वो करते भी हैं। बट यही मेरे को लगता है, और ये मार्केट बड़ी है और बहुत इसका यूज है। हमारे को सबको मिलकर इनको एजुकेट करना है, इकोसिस्टम के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कि इसकी बहुत जरूरत है आने वाले टाइम में जब ये मार्केट्स बड़ी हो जाएंगी।
सही बात है। जिस तरह से दायरा कमोडिटी का बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि अपने देश में भी इस तरह का मजबूत सिस्टम हो। रिस्क मैनेजमेंट की दिशा में जिस तरह के काम यहाँ पर हो रहे हैं, आगे भी इस तरह के काम मजबूती से हो। इस दिशा में एक और सवाल हेमंत जी आपसे मेरा ये होगा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये किस तरह से प्ले कर रहे हैं आपके लिए, एनसीसीएल के लिए, और कोई स्पेसिफिक टूल्स और टेक्निक जिसका फ़ायदा आप लोग उठा रहे हैं? डेफिनेटली, मतलब आप देखेंगे तो एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये ऑलमोस्ट एक फिनटेक कंपनी जैसे हो गए हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली नए नए जो गाइडलाइंस और जो चेंजेस हम लेके आते हैं मार्केट के इंटरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, तो कंटिन्यूसली हमको हमारा टेक्नोलॉजी इवेल्युएट करना होता है, और जो भी रिक्वायर्ड सिस्टम में चेंजेस हैं, पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में मूव करना, लेगेसी सिस्टम है उनसे बाहर नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो यूज़ करना, तो ये हमारा एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज रहता है, जिसमें हमने रिसेंटली हमारा नया सर्वेलेंस सिस्टम वगैरह हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, जो ऑनलाइन अलर्ट्स वगैरह देते हैं ट्रेडिंग पैटर्न। सो हमने काफ़ी सारा एक एल्गो टाइप बना रखा है, जिससे कि ट्रेडिंग पैटर्न्स, ओपन इंटरेस्ट का मूवमेंट, प्राइस के मूवमेंट, ये बेसिस पे अलर्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली थ्रो करता है, जिसको जाके हम फर्दर एनालिसिस करके और मार्केट का मूवमेंट और रिस्क मैनेजमेंट ट्रैक कर सकें। जी, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा, आखिरी सवाल ही होगा। ये आप यहाँ पे जो भी मेंबर्स देख रहे हैं, जो कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स, वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट के फ्रंट पर क्या सलाह आप देना चाहेंगे, और पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? विश्वान जी, मेरे लिए है। जी जी, वाधवा सर आपके लिए है ये। देखिए, जैसे पहले हेमंत जी ने भी बात बोला कि मार्जिनिंग जो है ये बहुत एक जरूरी टूल है, जिसको जो पार्टिसिपेंट है उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए पूरा मार्जिनिंग सिस्टम को। और बिना मार्जिन के काम करके, क्योंकि कई अनऑफिशियल काम जैसे है डब्बा सिस्टम है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। मार्जिन देकर जाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, पूरे मार्केट इकोसिस्टम के लिए, उसकी इंटीग्रिटी के लिए अच्छा है। तो हमेशा एक रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ट्रेड करें, और मार्जिन्स को, ये आपकी सेफ्टी भी है, पूरे मार्केट की सेफ्टी है, इसको अंडरस्टैंड करें। और पूरा एक्सचेंज का पूरा पैराफिरनेलिया है, अगर कहीं उनको कोई लगता है, कोई एप्रीहेंशन है, तो वो सारे अपने मेंबर से, एक्सचेंजेस से बात कर सकते हैं, और इसका यूज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज करना भी चाहिए उनको। वाधवा जी आपका, हेमंत जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला एक बहुत ऐसे टॉपिक में जो बहुत लोग सुनना नहीं चाहते, जो कॉमन मैन है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है पूरे सिस्टम के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट के इसके मैकेनिज्म को पूरी तरह से समझना, मार्जिन सिस्टम कितना अहम है, इस सिस्टम को मजबूती देना कितना ज़रूरी है। तमाम मुद्दे पे आप लोगों ने बात की। हेमंत जी ने तो बारीकियों से बताया कि मार्जिन कितने तरह के होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, किस तरह से लगाए जाते हैं, पूरा सिस्टम कैसे चलता है, इस पर आपने अपनी राय रखी। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।